इंडक्शन समझने के लिए अपन दो दोस्तों की कहानी सुनते हैं। ठीक है, दो दोस्तों की कहानी। दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन से एक साथ हैं। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो दोस्त अच्छा मिला तो तुम्हारी जिंदगी सच में अच्छा बनेगा, दोस्त खराब मिला तो तुम गए कहाँ से, अगर तुम उसी के साथ रहोगे तो। मतलब क्या हो रहा है, दोस्त जो है मोस्टली क्या होता है, दोस्त जो करता है अपन वही करते हैं। हमारे समय में ट्रेंड आया था, सब लोग मिस करने के लिए ये हो जाता है। तो अगर 100 लोग जा रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ 20 लोग एक्चुअल में एमएस करने का, 80 लोग तो सिर्फ भीड़ बन के जा रहे थे बिकॉज कोई कर रहा है और इसके वजह से। आज वही पिक्चर जाके देखो मार्केट में एमएस करने बहुत कम लोग जा रहे थे, और फीस ये वो बहुत बढ़ गया। फोमो बोलते हैं ना उसको, फोमो। मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दोस्त जो डिसीजन ले उसका इम्पैक्ट दूसरे दोस्त के डिसीजन पे होगा। एटलीस्ट वो डिसीजन ले ना ले उसके बारे में सोचेगा, ठीक है अरे वो कर रहा है तो मैं करूँ। मैग्नेटिक इंडक्शन भी ऐसी चीज है, वो मैग्नेट्स बाजू में रखे, एक में मतलब आज इन एक में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे एलिमेंट में वो मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा। ये है तुम्हारा मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में, यू आर इंड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, पोल स्ट्रेंथ। अभी क्या है कि दोस्त है, ठीक है, दोस्ती में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं तो मारपीट भी होती है। तो ऐसा तो नहीं ना कि दोनों हमेशा ताकतवर ही रहेंगे, एक ताकतवर रहेगा एक बेचारा थोड़ा सा वीक रहेगा कंपेरेटिवली। तो स्ट्रेंथ किसके पास है, जो ताकतवर है उसको। उसने उसको चमड़ मारा, उसका दांत निकल के बाहर आएगा, उसने उसे मारने की कोशिश की बट मार नहीं पाएगा बिकॉज उसके पास रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बात चल रही है स्ट्रेंथ की, एक बंदे की स्ट्रेंथ कंपेयर टू दूसरे बंदे की स्ट्रेंथ। मैग्नेट में भी स्ट्रेंथ है, डिपेंड्स ऑन कौन किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है किसका स्ट्रेंथ कम है। जिसका भी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो इम्पैक्ट दूसरे पे ज्यादा करेगा कंपेयर टू वीक वाला। ये समझ में आया? सेकेंड बात, अभी आपको बोलना है कि लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म मतलब यू आर गोइंग टू क्रिएट, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स, बट इट डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स। कौन से, पोल स्ट्रेंथ दोनों मैग्नेट्स के बीच का, और नीचे है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो M1 और M2 है, ये पोल स्ट्रेंथ ऑफ M1 मतलब मैग्नेट 1 का पोल स्ट्रेंथ है, ये M2 मतलब मैग्नेट 2 का पोल स्ट्रेंथ है। सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 दोनों का प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अभी ये प्रोपोर्शनलिटी का बात चल रहा है, इक्वलिटी का बात नहीं चल रहा है। अभी मैथ्स का रूल सिंपल है, जब आप प्रोपोर्शनल है तो ठीक है, जब इक्वल करने जाओगे आपने को कांस्टेंट लेना पड़ता है। ये कांस्टेंट यहाँ पे के है। के मतलब क्या, ये वैल्यू डिपेंड करता है आप कौन से सराउंडिंग में मैग्नेट को रख रहे हो। अगर आपने उसको एयर में रखा तो के का वैल्यू कुछ और रहेगा, आपने उसको किधर और एरिया में रखा, वैक्यूम में रखा किधर और, देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो दिस इज योर लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, इतना लिख लो पहला फटफट। वो जो तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट बोले तीन, वो तीन भी लिखना है, दूसरे का भी लिखना है। मैग्नेट के बाजू में जहां तक उसका इम्पैक्ट है, वो जितना भी फील्ड रहेगा, मतलब तुम अगर ध्यान से कभी घर पे मैग्नेट रहेगा तो एक्सपेंड करके देखना, एक लेवल के बाद तो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। में गया वो बहुत दूर हो, कंपेयर तो खींच लेता है। टाइटल करके और पहला लाइन से लिखने का, पहला लाइन को पता है, बिकॉज समर आएगा, पेड़ तो कट रहा है, तो लाइन कर रहा है, कितना कर रहा है, इतने पेड़ काटे हैं। सोचने की बात है ना, तुम पॉल्यूशन को गाली देते हो, तुम भी तो धनी हो उसके। समर में भी बाहर निकलेगा, मैं भी बाहर, आप तू करेगा तो मैं भी करेगा। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। रीजन, नेबरहुड, नेबर magnet, region in the neighborhood of a magnet
within which the within influence of the magnet is felt is termed is termed as magnetic field. So I have magnetic lines of force or lines of magnetic ये magnetic lines of force क्या है? ये एक्चुअली फैराडे करके एक साइंटिस्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ये इंस्ट्रूमेंटेड और प्रैक्टिकली पॉसिबल, और उन्होंने एक चीज बोली जो मैंने बोला, इसमें क्या बोल रहा है, ये आपका मैग्नेट है, अगर तुमने नॉर्थ पोल को खुला छोड़ दिया, पोल नहीं करते ना तो मैग्नेटिज्म चला जाएगा। बट अज्यूम नॉर्थ पोल को खुला छोड़ दिया, तो नॉर्थ पोल कैसे ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट साउथ पोल, बिकॉज नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट करना, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट। जब नॉर्थ पोल को खुला छोड़ोगे तो नॉर्थ पोल कैसा ट्रैवल कर सकता है साउथ पोल की तरफ, ये लाइन बता कि भाई ये ऐसा नहीं ले सकता, ऐसा ले सकता है, ऐसा ले सकता है, वगैरह वगैरह। ये हो गया तुम्हारा बाहर में हॉर्सशू मैग्नेट करके रहता है, नॉर्थ और साउथ दोनों है। नॉर्थ आपका यहाँ ये कौ में रहेंगे, कौ में समझ में आया? हेलो वेडिंग a line of force a line of force may be defined as a line along with along which an isolated north pole would travel if free to move in a magnetic field and it's such that the tangent at any point is such that the tangent at any point gives the direction of the resultant force at that point। ठीक है, अभी उसके प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं। पहले मैंने तुमको बोला सेकंड, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं। तीसरा, ये ऐसा पाथ पकड़ेंगे अभी ये एक्चुअली टर्म यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। यूज होता है रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस से तुम ज्यादा इंटरप्रेट कर सुन रहे, समझ में? और एक वो पैरेलल यहाँ पे देख, ये जो लाइंस है आपके दूसरे मैग्नेट्स को लेकर आओ और दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में पास हो तो वो लाइन रिपल करते हुए दिखेंगे। क्यों? तो ये दोनों तभी सेम लाइन में आएंगे जब आपने ऐसा ही डेफिनेटली रिपल करेंगे। ये कौन
तो उसमें एक लाइन में लिखा है, इसमें थोड़ा सा elaborate लिखा है। तो फिर आपका लाइंस ये ऐसे आ रहे, ये नीचे से अपोज जा रहा है और ट्रैक करेंगे। दूसरा चीज इसके अंदर हो रही है, ये हमेशा इलास्टिक रबर कैसा होता है कि आप जितना भी खींचोगे वो शेप लेता है। जैसे यहाँ पर ये ट्राई करेंगे कि ये लाइन जितना कॉन्ट्रैक्ट हो सके उतना कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो अलग बात है कि मैग्नेटिक फील्ड की बाहर ये जा नहीं है, बट ये लाइंस का काम ही वो है कि कॉन्ट्रैक्ट और अपना एरिया कवर कर देगा। समझ में आया कि पांचों हमारा जो भी प्रॉपर्टी है उसमें एक एक करके लिखता है, ये लिखना जरूरी है। तो एक बार घर पे आके तुम पढ़ोगे। लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज, lines of force are always form of, always in the form of closed curves, closed curves originating on a n pole, originating on a north pole and terminating on some, and terminating on second point है तुम्हारा second property, lines of force, lines of force never cross one another, cross one another. थर्ड है parallel lines of force, parallel lines of force acting in the same direction, acting in the same direction, repel one another, acting in the same direction, repel one another. फोर्थ है तुम्हारा lines of force always, lines of force always try to contract, always try to contract in length, in length and 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 thus behave, thus behave like stretched, like stretched elastic threads. Last point, magnetic lines of force, magnetic lines of force always take the path, always take the path of least reluctance, of least reluctance, in ब्रैकेट में लिखना अपोजिशन, least reluctance, reluctance, इन ब्रैकेट में लिखना अपोजिट,
अभी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात। अभी समझो ये मैग्नेट है आपका, ध्यान से देखो सब लोग, ये आपका मैग्नेट, अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। मैं इस एरिया में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना लाइंस पास हो रहा है इस एरिया से। इस एग्जांपल में दो है, दैट इज करेक्ट, बट ये दो हो ऐसा जरूर नहीं, मैंने तुम्हें समझाने के लिए दो, उसमें शायद 40-50 लाइन भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग जितना मैग्नेट उतना लाइन ज्यादा। अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब वही बोलने की कोशिश चल रही है कि किसी भी एरिया में जाओ, तुम्हें जितना भी लाइन दिखेगा मोस्टली यूनिफॉर्म रहेगा, दोज आर नथिंग बट योर मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में? ये कॉन्सेप्ट अभी तुम्हें समझेगा और रिलेवेंट भी करेगा, थोड़े टाइम के बाद पूछूंगा, थोड़े टाइम का मतलब नेक्स्ट लेक्चर में तुम भूल जाओगे, इसके लिए ध्यान से सुनो। किसी भी एरिया में आपको कितना भी जो लाइंस दिख रहा है, ये इसी को आप बोलोगे मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में? ये सिंबल है, इसको बोलते हैं फाई, PHI, फाई बोलते हैं उसको। ठीक है, ये आगे लगने वाला है अपने को। डालो हेडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नीचे, डेंसिटी मतलब वहां पर क्या बोलते हैं ना कि वो कितना डेंस है, व्हाट यू कैन से, अपन बोलते हाँ मतलब कोई एरिया होता है अपने एरिया मुंबई में जो कि पॉपुलेशनली डेंस है, मतलब, और लेस डेंस मतलब इधर पब्लिक कम। ऐसे इस मैग्नेटिक फ्लक्स में भी सॉरी इस मैग्नेट में भी कुछ एरिया होंगे जहां पे उस एरिया में उसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल पोल्स के नजदीक, पोल के नजदीक उसका पावर हमेशा ज्यादा रहेगा, बिकॉज उधर कितना लाइन दिख रहा है उनको, 6 लाइन दिख रहा है, ये साइड में 3 ही दिख रहा है, वो साइड में 3 ही दिख रहा है, तो आपका डेंस किधर रहेगा? मैग्नेटिक पोल्स के इधर, और बीच के इधर रहेगा बट उतना नहीं रहेगा, दैट इज डेंसिटी। समझ में? मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो, उसमें लिखना अभी अपने को द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स in any particular magnetic field, in any particular magnetic field is called the magnetic flux, is called the magnetic flux. The unit of magnetic flux is Weber. मैंने लिखा है? नहीं लिखा, मैं बोलता हूँ, उधर लिखो सिंपल में, यूनिट इज इक्वल टू वेबर लिखो। अभी उसने जो बोला वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसको आप बोलते हो B, उसमें लिखना द फ्लक्स पर यूनिट एरिया A, इन ब्रैकेट लिखना A, द फ्लक्स पर यूनिट एरिया इन ब्रैकेट A in a plane at right angles, in a plane at right angles to the flux, to the plane right angles to the flux is known as flux density. फ्लक्स, उसका यूनिट ऐसा करके लिखना है, उसका यूनिट है टेस्ला, फॉर्मूला है उसका B इज इक्वल टू फाई बाय ए, फाई 5 नहीं, फाई, वो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स वाला फाई बोला था ना, सर्कल के अंदर लाइन। अभी ये सीखना चालू करो भाई, ये सिंबल से पाए मतलब ये बंदे ने 5 लिख दिया, वैसा मत करो। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H के बारे में। आपका ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट आपने किसी दूसरे मैग्नेट के इलेक्ट्रो बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैग्नेट को मैंने उठा के किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और मैंने क्या कोशिश की, सामने वाला पोल जो रहेगा ना मैग्नेट का, वो साउथ हो तो वो अट्रैक्ट करेगा। इन केस तुमने उल्टा भी रखा, मतलब नॉर्थ के सामने नॉर्थ रखा तो भी चलेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से वो रिपेल हो रहा है।
एट दैट टाइम तुम्हें जो भी प्रेशर या फिर फोर्स महसूस होगा, दैट इज नथिंग बट तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो फटक से रिपल करेगा, जिसका स्ट्रेंथ कम होगा वो थोड़ा ज्यादा नजदीक आने देगा। मतलब रिपल करेगा बट एक टाइम के बाद, नॉट एग्जैक्टली फटक से जो पहले वाला कर रहा था वैसा। तो कोई मैग्नेट स्ट्रांग रहेंगे, कोई मैग्नेट्स वीक रहेंगे। वो डिपेंड किस पे करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है उसके ऊपर। समझ में आया? लिखते हैं उसके ऊपर। The force experienced the force experienced by a unit north pole by a unit north pole in bracket लिखना, that is north pole with 1 Weber pole strength, that is north pole with 1 Weber pole strength, bracket complete, placed at any point in a magnetic field is known as magnetic field strength at that point. यूनिट लिखना, उसका यूनिट न्यूटन्स पर वेबर, इन ब्रैकेट लिखना कैपिटल N स्लैश न्यूटन्स पर वेबर, इन ब्रैकेट में लिखना N कैपिटल स्लैश W कैपिटल B स्मॉल। वेबर का W लिखना है कैपिटल में, B लिखना है स्मॉल में। और एम्पियर्स पर मीटर, इन ब्रैकेट में लिखना A कैपिटल स्लैश, इसमें लिखना हायर द वैल्यू ऑफ फोर्स स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। हायर द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स कॉमा stronger is the field। ठीक है, मानुस है, विसर्ग मानुस। अभी ध्यान से सुनो, एक चीज है जो कि अभी आगे हर जगह पे यूज होने वाली। अपने को ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करता हूँ। तुमने कभी कंप्यूटर ओपन किया या फिर टीवी? तुमने नहीं, किसी और ने। करना मत घर पे जाके, मैं बोले सर ने आज पूछा, मैं तेरे से बंद नहीं होएगा भाई, बाद में मेरे पे बिल फटेगा। वो अलग किया रहेगा तो ठीक है, नहीं किया रहेगा तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। उसके अंदर ना एक चीज होता है जिसको बोलते हैं, ग्रीन कलर का बोर्ड निकलता है ना बाहर, वो क्या क्या रहता है उसके ऊपर। उसमें तुम्हारे नसीब में कभी रहेगा तो वो बोर्ड को ना हाथ में लेना और देखना, उधर से ना ऐसे पार्ट्स निकलते, यहाँ पे तुम्हारा रजिस्टर होगा, इसके बीच में तुम्हारा कैपेसिटर होगा, ये अलग अलग कंपोनेंट्स है। इसके बीच में तुम्हारा कुछ फॉर एग्जांपल ट्रायोड रहेगा, से बहुत सारे। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है, तुमने को अगर मैंने बोला कि पीसीबी बनाओ, तुम बना दोगे, पर इसमें एक दिक्कत है। ये जो है ना, ये आपका कॉपर होता है, इसमें से आपका वो सब चीज पास होता है, दैट इज ओके, दैट वी ऑल अंडरस्टैंड। पर दिक्कत किधर है मालूम है? ये जब अगर सेम लाइन में पास हुआ, मतलब इधर से भी आपका करंट ऐसे ही पास हो रहा है, इधर से भी आपका करंट ऐसे ही पास हो रहा है, तो होगा क्या मालूम है? जब करंट पास होता है ना इसके अंदर से, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बाजू में।
ये वही कॉन्सेप्ट है, पर मैं तुम्हें रियल लाइफ में लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी पास हो रहा है, यहाँ पे भी बनेगा, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे जैसे अपन ने अभी बात किया, और सबसे बड़ा लफड़ा ये होगा, ये करंट पास होने ही नहीं देगा। क्यों? बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड इसे इस तरीके से अफेक्ट करेगा कि आपका करंट पास होकर भी ऐसा लगेगा पास नहीं हो रहा है, मतलब आपको यू कुड नॉट सी एनी इम्पैक्ट, आपका सर्किट चलेगा नहीं। और मोस्ट ऑफ द लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों नहीं चल रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि भाई तेरा ये जो दो लाइंस है ना, ये एक्चुअली उल्टा आना चाहिए था, एक ऐसा जा रहा है करंट तो दूसरा ऐसा जाना चाहिए था, सो दैट वो दोनों ने एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस किया और कैंसिल कर दिया। क्या समझा मैं क्या बोला? एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, ठीक है, करंट का उससे कुछ लेना देना नहीं है, करंट चल रहा है, वो एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं करने वाले, बट सिंस दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू योर वो एलिमेंट कॉपर, वो अपने बाजू में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, काम नहीं होने वाला, अपोजिट में रहेंगे, ये ऐसा डायरेक्शन ऐसा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके कैंसिल कर देंगे, आपका कम्युनिकेशन सब डिवाइसेस में बराबर चलेगा। तो जितना इजी लगता है वो बोर्ड बनाना, उतना इजी होता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है, वो बहुत टीडियस टास्क होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतना भर भर के, मतलब मेरे दोस्त के डैड ये काम करते थे, वो पीसीबी बनाते थे, तो उन्होंने मेरे को ये चीज सिखाया था कि ऐसा होता है भाई, तेरे को मालूम है? बोला हमको तो किसी ने नहीं बताया, बोला इंडस्ट्री में ऐसे होता है। तो दे हैव टू टेक केयर कि ये दोनों करंट जो बाजू बाजू में से जाने वाले वो उल्टे डायरेक्शन में जाने चाहिए, सीधे डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में। समझ में आया? ये रूल वही बोल रहा है, आपका एक प्लेन है, ये आपका कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, जैसे ही करंट पास होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बट इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये जानने के लिए यू हैव राइट हैंड ग्रिपिंग रूल। राइट हैंड ग्रिपिंग रूल मतलब ये आपका राइट हैंड है, ये ऐसा, यहां पर क्या बोलने का कोशिश चल रहा है, ये जो आपका उंगली है, यहां से आपका करंट फ्लो हो रहा है, और आपने कंडक्टर को पकड़ा इधर, तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइंस है, वो ऐसा रहेगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आया? ये उसके बारे में रूल है। अभी दूसरा रूल ये बोलने का कोशिश चल रहा है कि, दूसरा एक मार्कर लेता तब तुम्हें समझेगा। नहीं भाई, मैंने एलिमेंट्री इंटेंजमेंट नहीं दिया था, इसके लिए मैं डायग्राम में निकाला था, इज्जत निकाल देते बाद में। डायग्राम नहीं निकाला मैंने जानबूझ के, बिकॉज मैं इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना था, वो भारी वाला हाथ बीत का। अभी ये आपका कंडक्टर है, ध्यान से देखना इसको, ये आपका कंडक्टर है जो करंट फ्लो कर रहा है, ये बाजू में मैंने स्क्रू रखा है, ठीक है। अभी ये कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे तक, यहां से यहां, ठीक है। अभी आपको पता करना है कि भाई मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा। ये जानने के लिए सिंपल, ये स्क्रू को ये करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, ये स्क्रू है ना आपको, ये स्क्रू को ऐसे घुमाओगे, ये करंट के डायरेक्शन में जाएगा, ये जिस तरीके से घूम रहा है इसी तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, वो लाइंस उस डायरेक्शन में रहेंगी, मतलब ऐसी रहेगी। समझ में आया? ये आपका सेकंड रूल है, पक्का समझा? फाइन, ये डायग्राम निकालो, नीचे का मत लिखना, वो राइट हैंड ग्रिपिंग वगैरह मत लिखना, सिर्फ वो डायग्राम बना के छोड़ दो, मैंने बोला था सिर्फ डायग्राम बनाओ, ठीक है। अभी लिखते हैं, अ स्ट्रेट कंडक्टर, a straight conductor carrying an electric current, carrying an electric current is always surrounded, is always surrounded all along, always surrounded all along its length
by a magnetic field. Its length by a magnetic field. बाद में लिखना the direction of field, the direction of the field may be quickly, the direction of the field may be quickly determined by means of the following two rules. फर्स्ट, राइट हैंड ग्रिपिंग रूल. बीच में आपने उस कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट किया तो देयर कुड बी अ फोर्स विच इज गेटिंग एक्सर्टेड ऑन दैट कंडक्टर. वो फोर्स कैलकुलेट किया जाता है F इज इक्वल टू B इंटू आई इंटू एल. बी तुमने लिखा हुआ है बुक में, पढ़ो जरा क्या है वो. मैंने बोला था तभी, फ्लक्स डेंसिटी, I is your magnitude of current, L is your active length in meters. मतलब उस एरिया में जितना भी लेंथ है उस मटेरियल का, कंडक्टर का, वो लेंथ आएगा. समझ में? अभी इधर और एक फैक्टर आता है साइन थीटा, ठीक है. पर यहां पर मैंने कंडीशन लिखा है, इफ कंडक्टर इज एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड. राइट एंगल मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री. तो साइन 90 हुआ, इसके लिए इधर कुछ नहीं है. Whereas एक्चुअल फॉर्मूला के अंदर यू कुड फाइंड BIL इंटू साइन थीटा. समझ में? बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं हमेशा कि वो हमेशा राइट एंगल में ही हो. चांसेस है 30 डिग्री में हो, 45 डिग्री में हो. एट दैट टाइम यू हैव टू कंसीडर दिस साइन थीटा. समझ में? देखो फटाक से उल्टा लिखना भाई. कंडक्टर कैरिंग करंट, नहीं तो एक काम करो, उधर ऐसा लिखो 100 एम्पियर करंट कैरिंग कंडक्टर. उधर 100 करो ऊपर ऐसा ये करके. वापस बोलता हूँ, क्या लिखा तुम लोगों ने? करंट कैरिंग कंडक्टर ना. करंट के पहले सिर्फ 100 एम्पियर लिखो. 100 एम्पियर एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 T, 0.5 टेस्ला. 0.5 T लिखो, T टेस्ला मत लिखना पूरा. फाइंड the force acting on a conductor in newtons per meter run. On conductor in newtons per meter run. अभी ये फॉर्मूला के हिसाब से BIL साइन थीटा वाला था. साइन थीटा में उधर क्या लिखा है यार, ध्यान से देखो. राइट एंगल लिखा उधर, उसको पहले अंडरलाइन करो. राइट एंगल को राइट एंगल प्लेस ऐसा कुछ लिखा, मतलब समझेगा कि वो साइन थीटा क्यों नहीं है, बिकॉज साइन 90 इज 1. नेक्स्ट बी लिखा है फ्लक्स डेंसिटी. तुम्हारे सामने बी है क्या? 0.5 लिखो उधर आंसर में. बी इज इक्वल टू 0.5 T. नेक्स्ट आई है उसमें, पहला ही है ना, 100 एम्पियर्स डाल दो. अभी क्या बचा है? क्या उस क्वेश्चन में है? उस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो. हाँ, लास्ट में देखो, लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है? पर मीटर लिखा है ना. पर मीटर मतलब अपने को पर मीटर का मतलब 1 मीटर के हिसाब से निकालना है. तो कर सकते हो, कैलकुलेट करो. समझ में आया? इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, इसके लिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा. वो सिंपल था, वो फॉर्मूला था. वैल्यूज तुम्हारे सम के अंदर उठा कर डालने हैं. 0.5 I is 100, L is 1. करो कैलकुलेट और मेरे को बताओ फोर्स क्या है उसके ऊपर का. 10 centimeters carrying 5 ampere is placed in a uniform magnetic field
is placed in a uniform magnetic field of flux density 1.25 Tesla. 1.25 Tesla. Find the force acting on a conductor if it is placed पहला कंडीशन फर्स्ट लिखना उसमें नीचे along the lines of magnetic flux along the line perpendicular to the lines of flux at 30 degree of the flux. कर सकते हो? 3 कंडीशन है तुम्हारे पास, पर इसमें एक गड़बड़ है. तुम्हारा जो लेंथ दिया है वो सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेगा, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² आएगा उधर. ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेट करना. करो. एंगल दिया है, तीनों कंडीशन में ध्यान से देखना एंगल से हो, मतलब इधर थीटा का वैल्यू तुम्हें देखना है. क्या आया, पहला 180 आपका अलोंग साइड, मतलब पूरा प्लेन के साथ रहेगा, मतलब एकदम परफेक्ट लाइन में, मतलब साइन 180 कितना आएगा, वो बोल रहे 0, मतलब 0 ही आएगा. फिर तो 0 है तो एक अगर तुम्हारे मल्टीप्लीकेशन में 0 है, बाकी चीज देखने का जरूरत है क्या, उसका पूरा आंसर 0 आ जाएगा. पहले कंडीशन का आंसर आया 0. अभी 2 निकालने तुम्हें, निकालो. समझ में आया क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं मैं? नेक्स्ट टाइम कैलसी लेके आने का. कौन सी चीज का कैलसी है भाई वो? ये एमएस कॉलेज में बोला है. कौन से कॉलेज में तुम कैलसी पढ़ा है? कोई यूज नहीं करता उसको. अभी ईएस वाला यूज होता है मोस्टली. एमएस मतलब बचकाना चीज है वो. विथ थीटा इज इक्वल टू 0 क्या है आपका, अलोंग साइड 0 आया. सेकेंड का न्यूटन है वो, उसके सामने यूनिट लिखो ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में. गलती से भी वो गलती मत करना, आंसर निकाल लिया यूनिट भूल गए, मार्क्स कट होएगा. और थर्ड वाला, ठीक है, आज के लिए रुकते हैं.